हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए, हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 2 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में पढ़ा था कि वारंटी क्या होती है। हालांकि वारंटी के भी टाइप हम लोग ने नहीं किए। इम्प्लाइड कंडीशन के कुछ टाइप्स हम लोगों ने किए थे। यहां तक हम लोगों ने किया था सेक्शन 15 तक, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। तो देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कंडीशन एज टू क्वालिटी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो देखिए, ये भी इंप्लाइड कंडीशन होती है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगर बायर ने सेलर को गुड्स खरीदते समय अपना पर्पस बताया है, ठीक है, अगर बायर ने गुड्स को खरीदते समय अपना पर्पस बताया है, तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी क्वालिटी के वही गुड्स प्रोवाइड करे। तो देखिए एक बार The goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them। तो अगर बायर जैसा पर्पस चाह रहा था, बायर का जो पर्पस था, तो सेलर की ये ड्यूटी होती है कि अगर बायर ने उसको बताया है तो उसका पर्पस पूरा होना चाहिए, प्रोवाइडेड द स्टेटेड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस आर फुलफिल्ड। तो सबसे पहले देखिए, The buyer should have made known to the seller the particular purpose for which goods are required। तो देखिए, यहां पर यह कंडीशन तब एप्लीकेबल होती है जब बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया। या तो बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, या फिर बायर ने सेलर की नॉलेज और सेलर की स्किल के ऊपर भरोसा किया है। देखिए, द बायर शुड रिलाई on the skill and judgment of the seller। The goods must be of description dealt in by the seller whether he be a manufacturer or not, भले वो मैन्युफैक्चर हो या ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A bought a set of false teeth from B, a dentist, but the set was not fit for A's mouth। अब देखो, यहां पर डेंटिस्ट से वो टीथ को परचेज कर रहा है, तो अब तो वो तो ये मान करके चलेगा ना कि भाई डेंटिस्ट मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है और डेंटिस्ट मेरे को जो भी देगा वो बिल्कुल सही देगा। तो देखिए, ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस। इट वाज हेल्ड दैट ए वाज एंटाइटल्ड टू डू सो एज द ओनली पर्पस फॉर विच ही वांटेड द सेट ऑफ टीथ वाज नॉट फुलफिल्ड। तो उसका जो पर्पस था वो पूरा नहीं हो रहा था। यहां पर जो ये वाली कंडीशन है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको बस 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ये कंडीशन एप्लीकेबल कब होगी? ये कंडीशन एप्लीकेबल तब होती है जब बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया कि भाई मेरे को इस काम के लिए गुड्स चाहिए। तो सेलर की ड्यूटी होती है कि बायर का पर्पस पूरा होना चाहिए, ऐसे गुड्स दे। दूसरी चीज, अगर बायर ने पर्पस नहीं बताया है तो फिर क्या होगा? अगर बायर ने पर्पस नहीं बताया है और बायर सेलर की नॉलेज के ऊपर भरोसा कर रहा है, तो फिर यहां पर सेलर की फिर से ड्यूटी अराइज हो जाती है कि वहां पर बायर के पर्पस को, बायर की नीड को फुलफिल करे। तो जब ये दो सिचुएशन होंगी तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, मर्केंटेबिलिटी का मतलब होता है गुड्स यूज करने के लिए फिट हो, गुड्स को प्रॉपर हम यूज कर सकते हो, ठीक है। गुड्स का नेचर ऐसा होना चाहिए, गुड्स की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि गुड्स को यूज किया जा सके। दूसरा, अगर गुड्स को बेचने के लिए लिया जा रहा है तो गुड्स को रीसेल किया जा सके। तो गुड्स की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि कोई दूसरा आदमी उसको खरीद सके। अब पता चला गुड्स को हमने तो खरीद लिया, लेकिन अब हम किसी सब्सिक्वेंट बायर को दे ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो गुड्स रीसेल के लिए फिट होने चाहिए, दूसरा गुड्स यूज के लिए फिट होने चाहिए, तभी बोला जाएगा कि गुड्स मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी के हैं। लेकिन वहां पर भी ये 3 कंडीशन होंगी। सबसे पहले तो गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदा गया हो। मर्केंटेबिलिटी वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी? जब गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदा गया हो। दूसरा, जो सेलर है वो डीलर होना चाहिए गुड्स का। जैसे अगर राइस खरीद रहा है तो पर्टिकुलर राइस डीलर होना चाहिए। अगर कोई मोबाइल फोन खरीद रहा है तो मोबाइल फोन का डीलर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो फिर उस केस में मर्केंटेबिलिटी वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अब देखिए, इसका एक एक्सेप्शन है। If the buyer has examined the goods
देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन आउट टू हैव रिवील्ड। तो देखिए ये चीज तो मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर गुड्स में ऐसा कोई डिफेक्ट है जिसको बायर आसानी से इंस्पेक्शन करके देख सकता है, लेकिन वहां पर अगर बायर ने नहीं देखा है, बायर ने लापरवाही दिखाई, और ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है, लापरवाही की, नेग्लिजेंस की कोई भी रेमेडी नहीं होती है, तो वहां पर फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, यहां पर बायर इंप्लाइड कंडीशन का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, राइट। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। देखिए, ए बॉट अ ब्लैक वेलवेट क्लॉथ फ्रॉम सी एंड फाउंड इट टू बी डैमेज बाय वाइट एंड्स, हेल्ड द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी वॉज ब्रोकन। अब उसने क्लॉथ परचेज किया, ब्लैक वेलवेट क्लॉथ परचेज किया, जिसको चींटियां पूरी तरीके से खा चुकी थी, उसको कीड़े पूरी तरीके से खा चुके थे, तो यहां पर ऑब्वियसली कि वो यूज करने के काबिल नहीं है, और अगर यूज करने के काबिल नहीं है तो वहां पर मर्केंटेबिलिटी की जो कंडीशन है वो ब्रीच मानी जाएगी। तो बस मर्केंटेबिलिटी के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। मर्केंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मर्केंटेबिलिटी का मतलब होता है गुड्स यूज करने के लिए फिट हो, यूज करने के लिए सही हो, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज गुड्स को रीसेल किया जा सके, और ये कंडीशन एप्लीकेबल कब होती है, बस ये दो पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस ये खाने पीने जो फूड वाले आइटम होते हैं ना, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अगर हम लोग कोई भी खाने पीने का सामान खरीदते हैं, बर्गर खरीदते हैं, पिज्जा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो ये मान करके चलते हैं ना कि भाई ये फ्रेश होगा। ऑब्वियसली कि अगर आप उससे पूछोगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उससे पूछते हैं भैया फ्रेश है ना, अब वो अपने मुंह से थोड़ी ना बोलेगा कि ये फ्रेश नहीं है, ये परसों का रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि भाई हम लोग जो भी खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं वो हमेशा फ्रेश होगा। तो देखिए, इन द केस ऑफ ईटेबल एंड प्रोविजंस, इन एडिशन टू द इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, देयर इज अनदर इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी होलसम। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। देखिए, ए सप्लाइड एफ विद मिल्क, द मिल्क कंटेन टाइफाइड जर्म्स, एफ्स वाइफ consumed the milk and was infected and died. Hell, there was a breach of condition as to fitness and A was liable to pay damages. देखिए आगे देखें, implied warranty। अब देखिए implied warranty क्या होती है? सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशन करी। कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कंडीशन का मतलब हुआ मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी हमेशा सबऑर्डिनेट टू मेन पर्पस होगी, यानी सबऑर्डिनेट टू कंडीशन होगी। अगर कंडीशन का वायलेशन हो रहा है तो बायर के पास में राइट है कि वो गुड्स को वापस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, और साथ में अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्पनसेशन में भी ले सकता है। लेकिन अगर वारंटी का वायलेशन हो रहा है तो वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करा सकते, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा सकते, केवल और केवल कॉम्पनसेशन के लिए जाते हैं। तो वारंटी हमेशा सबऑर्डिनेट होती है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो एक बार देखते हैं इंप्लाइड वारंटीज कौन कौन सी हैं, और इंप्लाइड का मतलब जो लॉ में दी गई है। तो देखिए, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, बिल्कुल पोजीशन हमेशा अनडिस्टर्ब होना चाहिए। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस, गुड्स हमेशा फ्री होने चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, एंड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। तो चलिए ये सारी चीजें हम लोग अभी देखते हैं एक बार, ये सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखिए इंप्लाइड वारंटी में क्या आया? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए पोजीशन के मामले में दो चीजों को हम लोगों को याद रखना है। क्या क्या? सबसे पहले तो बायर को तुरंत के तुरंत पोजीशन मिलना चाहिए। सेलर की यह ड्यूटी होती है कि वो जल्द से जल्द बायर को पोजीशन प्रोवाइड करा। और लास्ट टर्न पे मैंने आपको ये चीज बताई थी, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है ना, जो पोजीशन ऑफ गुड्स होता है, वो एसेंशियल पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। वो पेमेंट एसेंशियल पार्ट नहीं होता है, लेकिन जो डिलीवरी होती है वो एसेंशियल पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो बायर के पास में पूरा राइट है कि बायर अगर पैसे दे चुका है, अपनी तरफ से सारी परफॉर्मेंस कर चुका है, अपने सारे प्रोमिसेस को पूरा कर चुका है, तो उसको तुरंत के तुरंत डिलीवरी मिलनी चाहिए। दूसरा, उसको जो डिलीवरी जिन गुड्स की मिल रही है वो डिस्टर्ब गुड्स नहीं होने चाहिए, वो अनडिस्टर्ब होने चाहिए। देखिए एक बार सबसे पहले तो buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. If the buyer having got possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of the warranty. और अगर उसको जो गुड्स मिले हैं, अगर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस है, तो फिर वहां पर उसके पास में राइट है कि वो सेलर को स्यू करके ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ए परचेज अ सेकंड हैंड कार, सॉरी सेकंड हैंड टाइपराइटर विच हैपन टू बी स्टोलन। बिल्कुल, अगर वहां पर उसने टाइपराइटर खरीदा, वो चोरी का टाइपराइटर था, तो फिर वहां पर उसके पास में पूरा राइट है कि वो सेलर को स्यू करके उससे कॉम्पनसेशन ले सकता है। आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। अब गुड्स जो हम खरीद रहे हैं
वो गुड्स हमेशा फ्री होने चाहिए, ठीक है, ये तो हम मान करके ही चलते हैं कि भाई गुड्स जो हम खरीद रहे हैं वो हमेशा फ्री होनी चाहिए, यानी उस पर किसी भी तरीके का लोन, चार्ज, इस तरीके की चीजें ना हो। देखिए, the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। तो जिस समय बायर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उस समय बायर को खुद को नहीं पता कि वो ऐसे गुड्स को खरीद रहा है जिसपे सेलर ऑलरेडी लोन ले चुका है, यानी कि वहां पर कहीं ना कहीं उन गुड्स पे उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है, वो गुड्स फ्री नहीं है, वो गुड्स फ्री नहीं है। तो फिर वहां पर बायर के पास में पूरा राइट है कि बायर ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए स्यू कर सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, एस सेल्स अ कार विच वाज गिवन एज सिक्योरिटी बाय वाई अगेंस्ट अ लोन। तो वहां पर वो ऐसी कार को बेच रहा है जिसके ऊपर लोन चल रहा है, तो कार फ्री तो है नहीं, तो फिर वहां पर बायर को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी, तो बायर इसके लिए कॉम्पनसेशन ले सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस by usage of trade। तो देखिए, an implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade। अब देखिए, गुड्स का जो भी पर्पस है, गुड्स का जो भी नेचर है, वो उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई शेयर्स खरीद रहे हैं, तो अगर हम शेयर खरीद रहे हैं तो हम ये मान करके चलते हैं ना कि वो शेयर्स हमेशा फ्री होंगे, उन शेयर्स में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, शेयर्स में नाम सही होगा, एड्रेस सही होगा, हर एक चीज पूरी तरीके से सही होगी। तो ये भी एक तरीके की वारंटी होती है ये भी एक तरीके की वारंटी होती है कि गुड्स का जो पर्पस है, गुड्स का जो नेचर है, वो हमेशा अपने नेचर के अकॉर्डिंग होने चाहिए और अपने यूजेज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। देखिए, शेयर्स परचेज फ्रॉम ब्रोकर एक्सपेक्टेड टू बी फ्री फ्रॉम बैड डिलीवरी। आगे देखते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब जैसे आप मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं पीछे लिखा रहता है कि इस मेडिसिन को बच्चों से दूर रखिए या इसको ऐसी जगह पर रखिए जहां का टेम्परेचर इतना हो। तो अगर मान लीजिए कि गुड्स की क्वालिटी ऐसी है या गुड्स कुछ डेंजरस नेचर के हैं या उसको उससे किसी भी तरीके का किसी को नुकसान पहुंच सकता है, वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो प्रिकॉशनरी नोट गुड्स में होना चाहिए। और अगर वो प्रिकॉशनरी नोट गुड्स में नहीं है तो भी उस केस में इसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। देखिए, the goods are dangerous in nature and the buyer is ignorant of the danger, the seller must warn the buyer of the probable danger. If there is a breach of warranty, the seller may be liable on the damages। देखिए, example, lid of disinfected powder to be opened with केयर। तो यहां पर अब पाउडर को जो बॉक्स है उसको अगर सावधानी से खोलना है तो फिर यहां पर वो चीज मेंशन होनी चाहिए। देखिए, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है आपकी कैवेट एम्प्टर, सेक्शन 16। अब देखिए, कैवेट एम्प्टर क्या है? कैवेट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बिवेयर, बायर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी आदमी बेवकूफ़ी कर रहा है या कोई भी लापरवाही कर रहा है, कोई भी नेग्लिजेंस दिखा रहा है, तो बेवकूफ़ी की और लापरवाही की कोई भी रेमेडी नहीं होती है। तो ये यहां पर बायर को एक चेतावनी दी गई है बेसिकली इस डॉक्ट्रिन से, क्या कि बायर अगर कुछ भी गुड्स को खरीद रहा है, किसी भी गुड्स को खरीद रहा है, तो खरीदते समय उसको अपनी तरफ से थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए, और अगर उसने वो समझदारी नहीं दिखाई है तो फिर उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कैवेट एम्प्टर क्या बोलता है। कैवेट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बिवेयर। तो देखिए, जनरल रूल क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स thoroughly before he buys them in order to satisfy himself that the goods will be suitable for his purpose for which he is buying them। तो सबसे पहले जब वो गुड्स को खरीदेगा तो गुड्स को खरीदते समय प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स को खरीद रहा है तो भाई वो शॉपकीपर के पास में जाएगा या सेलर के पास में जाएगा, तो सेलर को जा करके उसको अपना पर्पस भी बताना चाहिए। और अगर उसने ये सारे के सारे काम किए हैं तब अगर गुड्स में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर उस केस में वो सेलर को लायबल करा सकता है। जैसे एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टीवी खरीदने के लिए गया, ठीक है, अब शोरूम में एक टीवी लगा हुआ है, मैं गया फटाफट से शोरूम वाले को बोला यार टीवी उठा करके पैक कर दो। ना तो मैंने टीवी को चेक किया, ना उसका साउंड चेक किया, ना पिक्चर क्वालिटी चेक करी, कुछ नहीं किया, बस मैंने कहा इसको पैक करो। पैसे दिए और पैसे लेकर के घर पे ले आया। घर पे लेकर के पता चला उसमें साउंड ही नहीं आ रहा है।
तो इसमें गलती किसकी है, मेरी या उसकी? मेरी है ना। क्यों? क्योंकि मुझे टीवी को प्रॉपर चेक करना चाहिए था। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है, बायर ने अगर कोई भी लापरवाही दिखाई है, तो फिर उस केस में सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी और ना ही बायर के पास में कोई भी रेमेडी अवेलेबल होगी। आगे देखते हैं। देखिए, ए परचेजेस a horse from B. A needed the horse for riding, but he did not mention this fact to B. अब बिल्कुल, अब उसको राइडिंग के लिए हॉर्स चाहिए था, लेकिन उसने अपना पर्पस बी को बताया ही नहीं। अब ये जो उसने हॉर्स दिया वो राइडिंग के लिए सूटेबल नहीं था। हॉर्स में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो राइडिंग के लिए सूटेबल नहीं था। इज सूटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्राइवन इन द कैरेज। तो सामान वामान ले जाने के लिए तो ठीक था, लेकिन हाँ भाई, वो राइडिंग के लिए फिट नहीं था और ना ही उसने अपना पर्पस बताया। तो देखिए, कैवेट एम्प्टर रूल अप्लाइज हियर एंड सो ए कैन नाइदर रिजेक्ट द हॉर्स नॉर कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम बी। तो ना ही वो हॉर्स को वापस कर सकता है और ना ही कॉम्पनसेशन ले सकता है, क्योंकि जब उसने पर्पस ही नहीं बताया तो उसको सपने में थोड़े ना आ रहा है कि आपका पर्पस क्या, आपका पर्पस राइडिंग करना है या हॉर्स को आपको सामान वगैरह भेजने के लिए यूज करना है। तो जब तक आप अपना पर्पस बताओगे नहीं, तब तक सेलर को कैसे समझ में आएगा? तो यहां पर ना तो वो गुड्स को वापस कर सकता है और ना ही उस पर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। रिक्वायर्ड कंडीशंस व्हेन डॉक्ट्रिन इज नॉट अट्रैक्टेड, यानी यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बायर रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो फिर इसका मतलब अब यहां से सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे पहली, बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज। तो बायर ने सेलर को अपना जो पर्पस है गुड्स को परचेज करने का वो बता दिया हो। दूसरा, बायर रिलाइड ऑन सेलर्स स्किल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब बायर सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर भरोसा करता है। और तीसरा, सेलर्स बिजनेस ऑफ सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। अब सेलर का बिजनेस ही यही है कि गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा जाता है, तो बायर तो ये मान करके चलेगा कि भाई अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीद रहा है तो गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो ये तीन सिचुएशन अगर हैं तो फिर यहां पर मान करके चला जाएगा कि यहां पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी और यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी सेलर की। देख लेते हैं। अभी देखिए, इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन है? सबसे पहले, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। तो सबसे पहले, अगर बायर ने अपना पर्पस बताया हुआ है सेलर को, तो सेलर की ये ड्यूटी होती है कि गुड्स क्वालिटी और यूज के लिए फिट होने चाहिए। अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है तो गुड्स हमेशा डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वहां पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, अगर बायर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही खरीद रहा है, ठीक है, तो वहां पर फिर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब गुड्स रीसेल करने के लिए और यूज करने के लिए फिट होने चाहिए। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर के, यानी कि यहां पर ये जितने भी एक्सेप्शन है, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। यहां पर बायर क्लेम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी यहां पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो गुड्स में ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए, यानी कि जो हम लोगों ने इंप्लाइड कंडीशन पढ़ी है, इंप्लाइड कंडीशन कौन कौन सी इंप्लाइड कंडीशन होती है? बेसिकली वही आपके एक्सेप्शंस होते हैं कैविएट एम्प्टर के, ठीक। तो चलिए, यहां पर आपकी यूनिट 2 कंप्लीट होती है, लेकिन अभी नहीं, सॉरी, और भी हैं। देखिए, सेल बाय सैंपल, ये भी हम लोगों ने इंप्लाइड कंडीशन में पढ़ा। गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये भी हम लोगों ने इंप्लाइड कंडीशन में पढ़ा। ट्रेड यूजेज, जो पर्पस है गुड्स का, जिस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए फिट होने चाहिए। और दूसरा, सेलर ने कोई भी फ्रॉड ना किया हो, कोई भी डिफेक्ट जो है उसको छुपाया ना हो। अगर सेलर ने कोई फ्रॉड करके डिफेक्ट को छुपाया है और वो बायर ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से उसका पता नहीं लगा पा रहा है, तो फिर वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। तो बेटा ये सारे के सारे एक्सेप्शन थे, ठीक है। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो सर ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन लिखें या एक्सेप्शन ऑफ कैविएट एम्प्टर लिखें। तो बेटा आप अगर मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उसमें दोनों सिचुएशंस में दोनों आंसर दिए हुए हैं।
कुछ कुछ जगह पर ब्रीच ऑफ कंडीशन भी बोला गया है, कुछ जगह पर एक्सेप्शन भी बोला गया है। तो जो आपको फिट लगता है क्वेश्चन को देख करके, ठीक है, कि यहाँ पर कैवेट एम्प्टर का ये एक्सेप्शन है, या अगर आप दोनों में से कुछ भी करोगे तो आपका आंसर सही होगा, कंक्लूजन वही होगा। क्यों? क्योंकि जो कैवेट एम्प्टर का एक्सेप्शन है वो सारी की सारी जो इंप्लाइड कंडीशंस हैं वही हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए इसको रिवाइज करिएगा। और अभी अपने पास में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो एक काम करते हैं, आज ही हम लोग यूनिट 3 भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का यूनिट 3, चैप्टर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी सोगा की यूनिट 3। तो देखिए यूनिट 3 किस चीज़ के लिए? यूनिट 3 है आपकी प्रॉपर्टी, डिलीवरी और पासिंग ऑफ रिस्क। ये तीनों टॉपिक हैं जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखिए तीनों का मतलब अलग अलग है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बताता है कि ओनरशिप किसकी है, यानी गुड्स का मालिक कौन है। गुड्स का मालिक कौन है? जिसके पास में प्रॉपर्टी होगी यानी जिसकी ओनरशिप होगी वही गुड्स का मालिक है। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, और ये पता लगाना जरूरी क्यों होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। कल को गुड्स में अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो उस नुकसान को बेयर कौन करेगा? अगर थर्ड पार्टी की वजह से अगर गुड्स में कोई भी डैमेज हुआ, थर्ड पार्टी को स्यू करना है, तो जो ओनर होगा वही तो सूट फाइल कर सकता है। तो अब मान लीजिए गुड्स का इंश्योरेंस था, अब गुड्स का इंश्योरेंस था, गुड्स को कोई भी लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कौन करेगा? ओनर ही तो करेगा। तो इस वजह से पता लगाना ये जरूरी हो जाता है कि गुड्स की ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी पास हुई है या नहीं हुई है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी का होना जरूरी है। डिलीवरी कितने तरीके की होती है? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, कब कब डिलीवरी मान ली जाएगी, तो डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आता है पासिंग ऑफ रिस्क। पासिंग ऑफ रिस्क का मतलब जिसकी ओनरशिप होगी रिस्क भी उसी का ही होगा। तो इस वजह से भी पता लगाना जरूरी होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ओनरशिप के साथ साथ में रिस्क का भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले। तो देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप if the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer and not of the seller. Obviously ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि यहां पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो रिस्क भी फिर बायर को ट्रांसफर हो गया। अब अगर गुड्स में कोई भी नुकसान हुआ तो फिर उस सिचुएशन में सेलर लायबल नहीं होगा। लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? लायबिलिटी अराइज होगी हमेशा बायर की। देखिए अब रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। अब देखिए रूल्स कुछ दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिपेंड्स ऑन टू बेसिक फैक्टर, ठीक। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ अगर गुड्स स्पेसिफिक नहीं है, गुड्स असर्टेन नहीं है, तो फिर कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, वहां पर ओनरशिप का क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। इसका मतलब अगर गुड्स अनअसर्टेन है, अनअसर्टेन का मतलब क्या होता है? तो पहले तो ये समझिए, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन और असर्टेन। इसका मतलब क्या? स्पेसिफिक का मतलब मैं अपने दोस्त से एक कार खरीद रहा हूं, वो स्पेसिफिक गुड है, पता है, आइडेंटिफाइड है, ठीक। अगर 100 फ्रिज रखे हुए हैं, 100 फ्रिज रखे हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अनअसर्टेन गुड्स। उन 100 फ्रिज में से एक फ्रिज निकाल करके अलग कर लिया तो उसको क्या हो जाएगा? असर्टेन गुड्स। तो सबसे पहले तो गुड्स का आइडेंटिफाइड होना जरूरी है, गुड्स का असर्टेन होना जरूरी है। जब तक आइडेंटिफाइड नहीं होंगे तब तक कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। देखिए गुड्स मस्ट बी असर्टेन इन ऑर्डर टू पास द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। जब तक अनअसर्टेन गुड्स हैं तब तक कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड असर्टेन टू एक्वायर द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स बाय द बायर। अब देखिए ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है पता कैसे चलेगा? ये पार्टीज की इंटेंशन से पता चलता है। गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है ये कैसे पता चलेगा? ये पार्टीज की इंटेंशन से पता चलता है। अब इंटेंशन क्या? इंटेंशन तो एक सोच है। अब सोच का कैसे पता करेंगे? देखते हैं। प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम व्हेन पार्टीज इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर। जब पार्टीज की इंटेंशन है तब प्रॉपर्टी को पास माना जाएगा। अब इंटेंशन का पता कैसे लगाएंगे? तो तीन चीजें दी गई हैं। सबसे पहले टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन क्या थी उससे पता चल जाएगा कि पार्टीज की सोच क्या थी।
दूसरा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है जिसको देख करके लग रहा है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होने वाली हो। तीसरा, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, हर एक केस के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर देखा जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो यहां पर जो रूल्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स और दूसरा इंटेंशन ऑफ गुड्स। अब देखिए, प्राइमरी रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। तो सबसे पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, यहां पर दोनों को एक साथ बता दिया गया है। अगर गुड्स असर्टेन है और या गुड्स स्पेसिफिक है तो उस केस में कब प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। देखिए, तो यहां पर ओनरशिप का ट्रांसफर तब माना जाएगा जब पार्टीज की इंटेंशन है, अभी हम लोग पढ़ करके आए, तो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स हैं तो उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी, ये पार्टीज के इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, passing of property in case of specific or ascertain goods, ascertainment of intention depends on conduct of the parties and circumstances of the case। ये अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि पार्टीज के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, तो अब कंडक्ट कैसे पता करेंगे, ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और गुड्स को डिलीवरेबल स्टेज पर ले आया गया है, डिलीवरेबल स्टेज का मतलब क्या हुआ, गुड्स डिलीवरी के लिए रेडी हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इंटेंशन से पता चलता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो इंटेंशन का पता कैसे करेंगे, कंडक्ट ऑफ पार्टी से, सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस से। अब पार्टीज का कंडक्ट कैसे होगा, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया गया है और यह बात बायर को बता दी गई है तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। देखिए, प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ द पेमेंट और डिलीवरी और बोथ। जो डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है मैटर नहीं करता, पेमेंट हुई है या नहीं हुई है मैटर नहीं करता। ओनरशिप अलग चीज है, डिलीवरी एक अलग चीज है और पेमेंट एक अलग चीज है, राइट। तो अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं, गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया गया और बायर को बता दिया गया है, भले ही डिलीवरी हो ना हो, पेमेंट हो ना हो, ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, एक्स बाइज अ वॉशिंग मशीन एंड आस्क फॉर होम डिलीवरी, द वॉशिंग मशीन इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। अब देखो, उसके घर तक पहुंची नहीं है, उसने बस जैसे ही वॉशिंग मशीन पसंद करी और बोला कि भाई इसकी होम डिलीवरी करा देना, तो इसका मतलब ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो गई, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेज, यही चीज है जो मैंने आपको बताई, भाई स्पेसिफिक गुड्स हैं तो उसको डिलीवरी के लिए रेडी करना, ये तभी ट्रांसफर होगी ओनरशिप। देखिए, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, seller is bound to do something to the goods for putting them into deliverable state। तो यहां पर सेलर की यह ड्यूटी होती है कि गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी करना। जब बायर के कहने से सेलर गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी कर देता है तो फिर मान लिया जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग डन एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, बायर को बताना जरूरी होता है। तो जब बायर के कहने से या सेलर ने अपनी मर्जी से गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया है और बायर को बता दिया है तो फिर वहां पर मान लिया जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। आगे देखते हैं एग्जांपल, एक्स परचेज अ लैपटॉप एंड आस्क फॉर होम डिलीवरी बट दैट लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू एक्स ओनली आफ्टर शॉपकीपर इंस्टॉल्ड OS making the laptop ready for delivery and intimated the buyer about it। तो देखिए, लैपटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो लैपटॉप का करेगा क्या, तो लैपटॉप को डिलीवरेबल स्टेज में कब माना जाएगा, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और बायर को बता दिया जाएगा कि भाई आपका लैपटॉप तैयार है, उसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर दिया गया है, तो फिर इसका मतलब ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, specific goods in a deliverable stage when seller has to do anything to put in a deliverable stage। अब देखिए, सेलर को करना क्या क्या पड़ता है, गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी करने के लिए सेलर को करना क्या क्या पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलर, अगर गुड्स का नेचर ऐसा है कि गुड्स को कुछ वेट करना है, कुछ मेजरमेंट करना है, नापना है, तौलना है, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, मान लीजिए कि मैं किसी कपड़े की शॉप पर गया, ठीक है, मैं एक प्लेन क्लॉथ लेने के लिए गया, उसके ऊपर उसके पास 100 मीटर का पूरा बंडल है, मेरे को 5 मीटर चाहिए,
तो 5 मीटर का वो प्राइस कैसे निकालेगा कि भाई 100 मीटर का पूरा थान खोलेगा, पूरा बॉक्स खोलेगा, उसमें से वो 5 मीटर काटेगा। तो जैसे ही उसने मेरे कहने से 5 मीटर काटा, वैसे ही ओनरशिप मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गई। देखिए, देन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर ओनली व्हेन सच थिंग इज डन एंड बायर हैज नोटिस ऑफ इट। तो यहां पर अगर बायर के कहने से सेलर ने किया है या सेलर ने अपनी मर्जी से किया और बायर को बता दिया है, तो मान लिया जाएगा कि स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। बेटा मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो रूल है ये कब अप्लीकेबल होगा, ये स्पेसिफिक गुड्स के केस में एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। A sold carpets to the company which were required to be let. Okay, the carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be let. अब देखो यहाँ पर एक कारपेट बेची गई, ठीक है। अब कारपेट को खरीदने की मेन कंडीशन क्या थी कि भाई आप कारपेट को भेजिए और कारपेट को बिछा दीजिए। तो जब तक आप नहीं बिछाते हो तब तक वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी, ठीक है। यहां पर देखो ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी कि जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक रिस्क पास नहीं होगा, जब तक आप कारपेट को पूरी बिछा नहीं देते हो। लेकिन यहां पर हुआ क्या, इट वॉज हेल्ड that the carpet was not in deliverable state as it was not let. तो जब तक बिछाई नहीं जाएगी तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं मानी जाएगी, which was part of the contract and hence the property had not passed to the buyer company. अब उसके पहले बिछाने से पहले कारपेट क्या हो, चोरी हो गई। तो यहां पर यह बोला गया कि भाई डिलीवरेबल स्टेट पर तभी मानी जाएगी जब कारपेट को आप बिछा दोगे, और बिछाने से अगर पहले चोरी हो गई तो फिर इसका मतलब गुड्स स्पेसिफिक है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट पे भी पहुंचा ही नहीं ना। तो जब डिलीवरेबल स्टेट पे पहुंचे नहीं तो ओनरशिप ट्रांसफर मानी नहीं जाएगी। अब जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी तो रिस्क भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेलर की। राइट है, एग्जाम्पल क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखिए सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का मैंने आपको मतलब क्या बताया, अनअसर्टेन गुड्स का मतलब जहां पर गुड्स बहुत बल्क में, बहुत क्वांटिटी में। तो जब तक जितने गुड्स हमें उससे लेने हैं, जब तक हम उसको अलग नहीं कर देते तब तक हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और जब तक अनअसर्टेन गुड्स असर्टेन गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। तो देखिए एक बार, when there is a sale of uncertain goods unless the goods are ascertain, no property is transferred to the buyer. आगे देखते हैं। अब देखिए रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस कैटेगरी, सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। देखिए द गुड्स टू मैच विद डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। तो ऑब्वियसली ये तो हम लोग पढ़ करके आए कि गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग और क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए। गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड, सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल until certain conditions are fulfilled like payment of price। बिल्कुल, और सेलर ने यहां पर किसी भी तरीके की कंडीशन ना लगाई हो, सेलर ने यहां पर किसी भी तरीके की कंडीशन ना लगाई हो, जैसे प्राइस वाली कि भाई जब तक पैसे नहीं दे देते तब तक हमारे पास में पूरा राइट ऑफ डिस्पोजल रहेगा गुड्स के रिगार्डिंग। तो यहां पर मान लिया जाएगा कि भाई ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है, डिलीवरेबल स्टेट में है, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट किए गए हैं, अनकंडीशनली उसको अलग किया गया है, सेलर ने किसी भी तरीके का कोई भी राइट उसके ऊपर रिजर्व करके नहीं रखा है, तभी माना जाएगा कि ओनरशिप अनसर्टेन गुड्स में ट्रांसफर हुई है। द एसेंट में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अब जो बायर की कंसेंट ली गई है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। द एसेंट में बी गिवन बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन। अब जो गुड्स को अलग किया जा रहा है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, अलग किया जा रहा है, तो अलग करने से पहले या अलग करते समय, दोनों समय कंसेंट ली जा सकती है। द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर और वाइस वर्सा। यानी गुड्स को एप्रोप्रिएट बायर भी सेलर के सामने कर सकता है या सेलर भी बायर के सामने कर सकता है, ठीक है। तो दोनों एप्रोप्रिएशन किसने किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। तो सेलर भी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ बायर और बायर भी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। तो अगर ये कंडीशन होगी तभी अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डिलीवरी टू कैरियर। अब देखो डिलीवरी जो है वो बायर को डायरेक्टली भी हो सकती है या कैरियर, यानी मान लीजिए बायर और सेलर दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं, राइट। अब सेलर ने बायर को भेजा तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट से ही तो भेजना पड़ेगा। अब जब ट्रांसपोर्ट से भेजा जाएगा तो वहां पर डिलीवरी कब मानी जाएगी या ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी, तो उसके लिए रूल यहां पर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि डिलीवरी कैरियर को हो रही है, ठीक है, और ये सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि भाई डिलीवरी
और ओनरशिप दोनों बायर को हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो सेलर ने क्या किया है, गुड्स को डिलीवर कर दिया है बायर को, या कैरियर और अदर बेली, यानी अगर बायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बायर ने बोल दिया सेलर को कि भाई इस ट्रांसपोर्ट वाले से या इस कैरियर से तुम गुड्स को भेज दो, तो वहां पर सेलर ये मान करके चलेगा कि भाई हमने बायर को डिलीवरी दे दी, क्योंकि बायर के कहने से वो ट्रांसपोर्ट वाले को दे रहा है ना, तो इसका मतलब वहां पर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का रूल है। वहां पर बायर ये मान लेगा, सॉरी सेलर यहां पर ये मान लेगा कि बायर को डिलीवरी हो चुकी है, या अगर बायर के बिहाफ पर कोई दूसरा बेली अगर गुड्स को ले रहा है तो भी मान लिया जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी बायर को हो चुकी है, या बायर डायरेक्टली अगर ले रहा है। दूसरा, अब क्यों दे रहा है सेलर, क्यों दे रहा है, ट्रांसपोर्ट वाले को दे रहा है या अदर बेली को दे रहा है, गुड्स को रखने के लिए नहीं, बायर तक पहुंचाने के लिए। सेलर क्यों दे रहा है, बायर तक पहुंचाने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन एंड द गुड्स आर एप्रोप्रिएटेड, गुड्स आइडेंटिफाइड है, स्पेसिफिक हैं, गुड्स को अलग कर लिया गया था, गुड्स को आइडेंटिफाइड कर लिया गया था, अनअसर्टेन गुड्स नहीं होने चाहिए। और चौथा है सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व ना किया हो, सेलर ने अपने राइट को गिव अप कर दिया हो, सेलर ने राइट को रिजर्व अगर नहीं किया है तो फिर मान लिया जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। देखते हैं आगे। अब देखिए आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर। बेटा जो बिल ऑफ लेडिंग होती है ना, जिसका नाम बिल ऑफ लेडिंग में लिखा होता है वही गुड्स का ओनर माना जाता है। तो यहां पर बिल ऑफ लेडिंग में किसका नाम लिखा हुआ है, बायर का नाम लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर बिल ऑफ लेडिंग में बायर का नाम है तो इसका मतलब सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल का राइट अपने पास में रिजर्व नहीं किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास में रिजर्व नहीं किया है अगर बिल ऑफ लेडिंग में बायर का नाम है। और राइट ऑफ डिस्पोजल को अगर सेलर को रिजर्व करना है तो उस केस में सेलर क्या करेगा, सेलर बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट या जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में अगर उसने अपना नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि सेलर ने इस राइट को रिजर्व करके रखा है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो भी ट्रांसपोर्ट की रिसीट होती है उस पे ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, तो अगर बायर का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होगी और सेलर ने इस राइट को रिजर्व करके नहीं रखा है, एंड इज सेंट to him the ownership in the goods passes from the seller to the buyer। तो देखिए यहां पर भी है कि ओनरशिप वहां पर बायर को ट्रांसफर मान ली जाएगी। अब अगर गुड्स में कोई भी लॉस होता है या गुड्स चोरी होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जिसकी ओनरशिप है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओनरशिप किसकी थी, बायर की थी। द सेलर विल नॉट बी लायबल। क्लियर। तो चलिए आज के हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। यूनिट 3 को आज की क्लास में यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों ही हम लोगों ने स्टार्ट करी हैं। यूनिट 3 के जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वाली क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।